हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो है सोलर पार्क स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नीम एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये नेशनल सोलर मिशन का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सोलर प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट करने के लिए। तो उसके बारे में वीडियो है और ये नेशनल सोलर मिशन की सीरीज़ में मेरा थर्ड वीडियो है ये। नेशनल सोलर मिशन पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, जो कि एक जो फर्स्ट वीडियो है नेशनल सोलर मिशन है क्या चीज़, उसके बारे में है। और सेकेंड वीडियो जो है नेशनल सोलर मिशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की है, उसके बारे में जस्ट एक उसमें एक बताया गया क्या क्या स्कीम्स है। और ये जो थर्ड वीडियो है वो जो सेकंड वीडियो का एक्सटेंशन है, उसमें जो भी जितनी सारी स्कीम्स मैंने बताई हैं तो उसमें स्कीम वाइज जो वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है तो ये है। तो इसमें सोलर पार्क स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो क्या है इस सोलर पार्क स्कीम में क्या है, उसके बारे में अभी आइए डिस्कस करते हैं। ये जो सोलर पार्क स्कीम है ये जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और महत्वाकांक्षी स्कीम है। और इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है कि सोलर पार्क क्या है और सोलर पार्क की क्या गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको फर्स्ट पार्ट है, जो कि जो वीडियो मेरा ये है इसी पार्ट 1 पे है। जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसमें फॉर्मेट ऑफ सोलर पार्क प्रपोजल एंड लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सोलर पार्क विद प्रेजेंट स्टेटस। सोलर पार्क का प्रपोजल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री को कैसे सबमिट करते हैं, किस फॉर्मेट में करते हैं और क्या अप्रूव्ड अभी आज की डेट में क्या सोलर पार्क का क्या स्टेटस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा सोलर पार्क के ऊपर वो डीपीआर के ऊपर रहेगा कि अगर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सोलर पार्क के लिए बनाते हैं वो क्या उसमें क्या कंटेंट्स होना चाहिए, तो उसके ऊपर कवर करेंगे थर्ड पार्ट में। ये सोलर पार्क स्कीम के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम एनएसएम का एक बैकग्राउंड जान लेते हैं, नेशनल सोलर मिशन का बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्योंकि जितनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की 2010 के बाद तो सारी नेशनल सोलर मिशन का ही पार्ट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी जो स्कीम्स लॉन्च की है बेसिकली, तो ये सोलर पार्क स्कीम भी उसी का पार्ट है। तो अगर नेशनल सोलर मिशन की बात करते हैं तो 2010 में लॉन्च किया गया था और उसमें मेजर 3 टारगेट थे। तो जो उसमें जो सबसे बड़ा टारगेट रखा गया तो वो 20,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट जो लगाने थे 2022 तक लगाने थे। उसके बाद इस टारगेट को 2015 में रिवाइज करके 20,000 मेगावाट से बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था। और टोटल अगर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करते हैं, ये तो सोलर का टारगेट हो गया, 1 लाख मेगावाट कर दिया गया था 2022 तक का। लेकिन अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करें, जिसमें कि मेजर आपके 4 कंपोनेंट है, सोलर, विंड, बायोमास और हाइड्रो, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 175 गीगावाट, 175 गीगावाट 2022 तक इसको लगाना है और 450 गीगावाट 2030 तक लगाना है। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट। तो अगर हम बात करते हैं तो 1,75,000 मेगावाट बाई 2022, 4,50,000 मेगावाट बाई 2030। और अगर हम टोटल पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें इंडिया में तो 388 गीगावाट के आसपास है, जिसमें कि जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग हाइड्रो तो 100 गीगावाट है, जो कि 25.94% बनते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ऑलरेडी जो लार्ज हाइड्रो है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट कंसीडर कर लिया है। वाइड नोटिफिकेशन जो मार्च में नोटिफिकेशन निकला था, तो अगर लार्ज हाइड्रो जो है एट प्रेजेंट 46 गीगावाट के आसपास है, तो अगर हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो 147.09 गीगावाट हो जाता है। ये जो फिगर है बेसिकली सितंबर 2021 तक का फिगर है और इसमें कैपेसिटी और भी लग गई है। होपफुली ये 150 गीगावाट के आसपास ये टारगेट टोटल जो है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो 150 गीगावाट के आसपास जो है कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई है रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट पे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो नेशनल सोलर मिशन का जो मेरा सेकेंड वीडियो है उसमें कौन स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है, तो जस्ट आपको ब्रीफ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो फेज़ 1 में जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसमें 4 स्कीम्स थी, माइग्रेशन, बंडलिंग, डेमो और RPSSGP। और फेज़ 2 जो था बेसिकली इसको फेजेस से मतलब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूँ। फेजेस का मतलब ये है कि जब नेशनल सोलर मिशन लॉन्च किया गया तो उसमें 3 फेजेज रखे गए थे। जो फेज़ 1 था उसका ड्यूरेशन 2010 से लेकर के 2013 तक का था। जो फेज़ 2 था 2013 से लेकर के 2017 तक का था। और जो फेज़ 3 था 2017 से लेकर के 2022 तक का था। लेकिन जब ये टारगेट 20,000 मेगावाट का रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था 2015 में, तो ये फेजेज वाले कॉन्सेप्ट हट गए थे। फिर जो टारगेट था बेसिकली वो टारगेट फिर ईयरली टारगेट हो गया था।
लेकिन जब स्कीम्स लॉन्च की गई थी तो उसमें फेजेज वाइज नॉमेनक्लेचर दिया गया था, क्योंकि उस समय फेजेज ही थे। तो 2013 तक जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसको अंडर फेज 1 रखा गया था। 2013 के बाद जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसको फेज 2 में रखा गया था। लेकिन अब चूंकि फेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए फेज 2 यहाँ पे इसलिए दिया कि 2013 के बाद जो भी स्कीम्स लॉन्च की गई उसको फेज 2 के अंदर रखा गया है। तो फेज 2 के अंदर कौन कौन सी स्कीम थी? सोलर पार्क स्कीम, डिफेंस स्कीम, बर्डलिंग स्कीम, कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम, CPSU स्कीम फेज 1, VGF स्कीम जिसमें कि 3 मेजर स्कीम्स थे, CPSU स्कीम फेज 2, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 1, रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, PM कुसुम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, PLI स्कीम फॉर सोलर मॉड्यूल्स। इसके बाद कुछ स्पेशल स्कीम्स भी बनाई गई थी, स्पेसिफिक स्कीम थी, जैसे कि ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख, 100% सोलराइजेशन ऑफ कोनाक सन टेम्पल एंड कोनाक टाउन, और सोलराइजेशन ऑफ सन टेम्पल टाउन ऑफ मोदेरा। ये स्पेशल स्कीम्स बनाई गई थी। तो 2010 के बाद ये सारी टोटल स्कीम्स ये लॉन्च की गई हैं, जो कि फेज 1 फेज 2 में डिफाइन किया गया है। और ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि जो स्कीम्स के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो स्कीम्स बता रहा हूँ, ये जो रेफरेंस है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से लिया गया है, प्लस MNRE की जो वेबसाइट है वहाँ से भी रेफरेंस लिया गया है ये। तब आइए बात करते हैं सोलर पार्क के ऊपर कि इसमें सोलर पार्क स्कीम जो है उसके अंदर क्या है। तो बेसिकली जो स्कीम का नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ 40,000 मेगावाट सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। और इस वीडियो में जो सोलर पार्क के ऊपर स्कीम के ऊपर जो हमने कवर किया उसको मैंने उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक हैं। तो एक स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सोलर पार्क के बेनिफिट हैं, स्कीम्स के क्या फीचर हैं, उसमें SPVD डिफाइन किया गया, SPVD क्या होता है, मोड्स क्या होते हैं, SPVDs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, सेकी का क्या रोल है, क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है सोलर पार्क के अंदर, क्या फाइनेंशियल मॉडल है सोलर पार्क का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क क्या है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स क्या है, सोलर पार्क को डेवलप करने के लिए टाइमलाइन क्या डिफाइन किया गया है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है सोलर पार्क के अंदर। तो इसके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक वाइज। तो जो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, तो बेसिकली स्कीम जो लॉन्च किया गया था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लॉन्च किया गया था, पर्पज़ क्या था इसी स्कीम को लॉन्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रीजन फॉर द स्कीम, रीजन क्या था इसके पास, मतलब क्यों लॉन्च किया गया था। तो हम सभी जानते हैं कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है कहीं भी हम लोग सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर इस कैटरिंग वाइज सोलर प्रोजेक्ट, मान लीजिए एक सोलर प्रोजेक्ट एक यहाँ लगा है 5 मेगावाट का, एक दूसरे लोकेशन पर 10 मेगावाट का लगा है, एक थर्ड लोकेशन पर 15 मेगावाट का लगा है, फोर्थ लोकेशन पर 20 मेगावाट का लगा है। तो अगर ऐसे कैटरिंग ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें जो है बेसिकली कॉस्ट बढ़ जाती है पर मेगावाट, और ट्रांसमिशन लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि बताया कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स ऑफ स्मॉलर कैपेसिटी इनकर सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस, उसका भी रीजन है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट्स अगर आप लगाने जा रहे हैं तो 2-3 मेजर बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एक लैंड आपको एक्वायर करना पड़ता है, डेवलप कराना पड़ेगा, फिर आपको पावर इवैक्यूएशन नियरेस्ट सब स्टेशन से आपको पावर इवैक्यूएट भी करना पड़ेगा, कनेक्ट भी करना पड़ेगा, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, एक कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्लस साथ साथ पैनल से क्लीनिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये जितने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, एक छोटे से प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएं या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं कि अगर इकोनॉमिक ऑफ स्केल हो, अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए तो टोटल जो कॉस्ट होती है पर मेगावाट, अगर हम लोग सोलर पार्क के टर्म से डिफाइन करें तो पर मेगावाट कॉस्ट कम हो जाता है अगर एक ही जगह बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए तो। प्लस साथ साथ ये भी है कि ये सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए आपको टाइम भी लग सकता है, आपको लैंड देना पड़ सकता है। और इंडिया में अगर हम लोग कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो लैंड एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है। लैंड एक्वायर करना एक बहुत ही मेजर चैलेंज है, तो आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लैंड का जो है यूज़ आपको कन्वर्जन आपको करवाना पड़ेगा, बहुत सारे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ सकते हैं, परमिशंस लेने पड़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। इन सब चीज़ों की वजह से आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है या और प्रोजेक्ट में डिले भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, जैसे कि आपको लैंड एक्वायर करना पड़ता है, डेवलप कराना पड़ेगा, बहुत सारे आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, साथ में आपको पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ये बेसिकली स्कीम जो है सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट जो था, इसे ये स्कीम लॉन्च की गई थी।
और ये जब स्कीम, ये जो है बेसिकली जो स्कीम जो है दिसंबर 2014 में लॉन्च की गई थी विद एन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट द सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट्स इन प्लग एंड प्ले मॉडल। आगे हम डिटेल में डिफाइन करेंगे प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर पावर डेवलपर्स के लिए। तो दिसंबर 2014 में लॉन्च की गई थी। उस समय जो टारगेट था, दिसंबर जब जो स्कीम लाई गई थी दिसंबर 2014 में, तो उस समय टारगेट स्कीम का 20,000 मेगावाट का था। फिर बाद में ये 21 मार्च 2017 में इस टारगेट को रिवाइज करके 20,000 मेगावाट से फिर 40,000 मेगावाट कर दिया गया था। तो आइए बात करते हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर पार्क। सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझ लेते हैं। अगर हम लोग सोलर पार्क की तुलना करें तो सोलर पार्क आर वेरी मच लाइक ए इंडस्ट्रियल पार्क। वो कैसे है, एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाता है तो उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि उस इंडस्ट्रियल पार्क में कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो प्लग एंड प्ले वाली फैसिलिटी है कि आप सीधे सीधे जा करके आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्योंकि एक आप कहीं आइसोलेटेड जगह पर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको इंडस्ट्री एक आइसोलेटेड लोकेशन पर लगाते हैं और आप इंडस्ट्री बना सकते हैं। बहुत सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको डेवलप करना पड़ता है, रोड बनाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइन ले जानी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ती हैं, वाटर की फैसिलिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो सेम यही कॉन्सेप्ट सोलर पार्क में भी आएगा। एक सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या पड़ती है, आपको लैंड चाहिए ही चाहिए, वो भी डेवलप चाहिए, उसके लिए सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद फिर वहाँ से आप पावर इवैक्यूएट भी करेंगे। तो ये सब इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट लाया गया। सोलर पार्क इज ए कंसंट्रेटेड जोन ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स डेवलपर एन एरिया that is well characterized with proper infrastructure facilities like water system, transmission system, roads, drainage, communication network, etc. and with all statutory clearances for setting up a number of solar power projects। मतलब एक सोलर पार्क आप डेवलप करेंगे वहाँ पर, उस सोलर पार्क डेवलप करने में ये सब सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑलरेडी आप पहले से प्रोवाइड करके रखेंगे सो दैट कि सोलर कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेटअप करना चाहता है उस पार्क में तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे अपना प्रोजेक्ट्स जाए और प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दे पावर वहाँ पर, क्योंकि आपको कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप जहाँ भी अदरवाइज आप इंडिविजुअल अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप उसमें लैंड लेना पड़ेगा, एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क है। पावर इवैक्यूएशन के लिए आप अगर जो नियरेस्ट सब स्टेशन से कनेक्ट करेंगे तो आप ट्रांसमिशन लाइन ले जाएंगे जिसमें ROW का इशूज आ सकता है। तो ये सब चीज़ों से क्या है कि सोलर पार्क में अगर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो आप रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाता है। प्लग एंड प्ले मॉडल, प्लग एंड प्ले मॉडल में बेसिकली जो यही कॉन्सेप्ट है कि आप सीधे सीधे सोलर पार्क में अपना सीधे प्रोजेक्ट जा करके लगा सकते हैं और पावर सीधे सीधे आपका जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट लगाते ही। आपको लैंड कुछ नहीं लेना पड़ेगा, मतलब ठीक है सोलर पार्क में सोलर पार्क डेवलपर आपको लैंड प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको इनिशियली आपको लैंड के लिए बहुत ही मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसको डेवलप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पावर इवैक्यूएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो यही है, सीधे सीधे आपको प्लग एंड प्ले मॉडल, सीधे सीधे प्रोजेक्ट आपको सोलर पार्क्स में लगाना है। और अगर हम लोग सोलर पार्क के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो अगर आप स्कीम गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है सोलर पार्क स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है ये चरंका सोलर पार्क से लिया गया है। तो सबसे पहले जो इनिशिएट किया गया था, जो कॉन्सेप्ट इनिशिएट किया गया था वो गुजरात में चरंका सोलर पार्क है वहाँ पर किया गया था और फर्स्ट सोलर पार्क वहीं लगा था और ये 2012 में ही वो वहाँ पर सोलर पार्क का जो कॉन्सेप्ट था स्टार्ट हो गया था। और आज की डेट में जो सोलर पार्क की कैपेसिटी वहाँ पर जनरेशन कैपेसिटी उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं चरंका सोलर पार्क में 600 मेगावाट का पार्क्स लग गया है। तो आप अभी समझ ही गए होंगे बेसिकली कि सोलर पार्क होता क्या है, इसलिए अभी सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट्स में कंफ्यूज नहीं करना है। सोलर पार्क बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्रोवाइड करता है और आप उसमें सीधे सीधे सोलर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। कहीं कहीं भी सोलर पार्क को सोलर फार्म भी बोलते हैं, तो सोलर पार्क सोलर फार्म सेम ही है। और जैसे कि अभी डिस्कस किया कि सोलर पार्क के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों सोलर पार्क कोई क्यों लगाना चाहेगा सोलर पार्क में अपना सोलर प्रोजेक्ट्स, तो कुछ बेनिफिट होंगे। तो ये सब बेनिफिट्स बताया गया है कि एक तो एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, आपको एश्योर्ड है लैंड आपको मिल जाएगी, आपको रेडिली अवेलेबल ट्रांसमिशन और पावर इवैक्यूएशन फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको, और इंटरनल ड्रेनेज फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ फ्लड वाटर। अगर आप ऐसी लोकेशंस पर सोलर पार्क हैं मान लीजिए फ्लड की भी संभावना है तो वो सब भी प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा हुआ है कि कोई भी वहाँ फ्लडिंग ना हो। हाउसिंग फैसिलिटीज, जो बेसिक मैन पावर है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, तो जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट्स में तो उसके लिए हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अप्रोच रोड, वाटर क्वालिटी, ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंसेस,
जैसे कि आप लैंड अगर एक्वायर करें तो अगर कुछ क्लियरेंसेस लेनी है, पानी का अरेंजमेंट करना उसके लिए कुछ क्लियरेंसेस लेनी है, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम लगाना तो उसके लिए अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। तो ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंसेस ये सब पहले से ही बिल कर रखेंगे। इन सब का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए बहुत ही टाइम सेविंग हो जाता है। इसमें कंसिडरेबल टाइम सेविंग फॉर ऑल द सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर। ये एक इसमें डायग्राम बनाया गया, सिमेट्रिक डायग्राम, कि सोलर पार्क का मतलब कैसे कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई सोलर एक पार्क है 750 मेगावाट का, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 750 मेगावाट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट। 250 मेगावाट को भी हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 50 50 50 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो तो उसमें जो A1 A2 B1 B2 जो बताया गया, जो नॉमेनक्लेचर बताया गया, वो एक इंडिविजुअल जो 50 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स है वो डिफाइन किया गया है। तो ये जो इंडिविजुअल है, अब इसमें एक ब्लॉक्स मान लीजिए 250 मेगावाट का है, तो 250 मेगावाट से जो एक 250 मेगावाट के लिए एक टोटल पूलिंग स्टेशन बनाई गई है। इसी तरीके से 3 पूलिंग स्टेशन बनाया गया, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट का कर सकता है। तो इंडिविजुअल जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं आपके A1 A2 B1 B2 जो है, यहाँ से आप पावर जो है आप कनेक्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट से जो पावर इवैक्यूएशन होगा यहाँ से कनेक्ट करके पूलिंग स्टेशन में ले जाएंगे। फिर पूलिंग स्टेशन से फिर नियरेस्ट जो सब स्टेशन है फिर वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए टोटल आप समझ गए 750 मेगावाट का है सोलर पार्क। 750 मेगावाट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया पूलिंग स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो 250 मेगावाट, 250 मेगावाट, 250 मेगावाट। 250 मेगावाट को अगर प्लॉटिंग की जो की गई है तो उसमें 50-50 मेगावाट के 5 प्लॉट्स बनेंगे, कि मतलब एक प्लॉट पर 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 5 5 5 टोटल 15 प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं 50-50 मेगावाट के लिए। और इसके लिए 3 पूलिंग स्टेशन बनाया गया है 250 मेगावाट को इवैक्यूएट कर सके। फिर उस पूलिंग स्टेशन से नियर सब स्टेशन को कनेक्ट किया गया है। और ये बेसिकली सोलर पार्क स्कीम के अंदर कितने सारे अभी तक नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं, कितने सारे ऑर्डर्स इशू हुए हैं, उसका ये डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। और ये जो डिटेल है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। तो अभी तक टोटल जो 21 नोटिफिकेशन ऑर्डर इशू किए जा चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और इसमें जो रेट्स हाईलाइट किया गया है उसका पर्पज़ ये है कि जो इनिशियल जो स्कीम लॉन्च की गई थी दिसंबर 2014 में वो है। फिर उसके बाद जो 5th नंबर पे है, जो 20,000 मेगावाट को जो टारगेट रिवाइज करके फिर 40,000 मेगावाट जो कर दिया गया था वो है। और जिसमें 20 नंबर पर आप देख सकते हैं कि इसमें सोलर पार्क स्कीम की जो गाइडलाइंस, जो सोलर पार्क स्कीम का जो ड्यूरेशन है, एक्सटेंशन है, वो मार्च 2024 तक कर दिया गया उसके बारे में। और उसके बाद जो बहुत सारी जो है मॉडिफिकेशंस, बहुत सारे जो ऑर्डर्स इशू किए हैं, क्लेरिफिकेशन इशू किया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर पार्क स्कीम के बारे में। तो सोलर पार्क स्कीम में फीचर्स क्या क्या दिए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो स्कीम है, द स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स वाज रोल्ड आउट ऑन 12 दिसंबर 2014 विद एन एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 20,000 मेगावाट। फिर फर्दर इस कैपेसिटी के जो है 20,000 मेगावाट से फिर 40,000 मेगावाट मार्च 2017 में रिवाइज कर दिया गया था। और अगर टारगेट कैपेसिटी की बात करते हैं तो टारगेट टोटल जो स्कीम के अंतर्गत जो है टारगेट कैपेसिटी टोटल 40,000 मेगावाट है। और उसमें मिनिमम 50 सोलर पार्क आना चाहिए, 50 सोलर पार्क आना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि सोलर पार्क स्कीम के लिए कौन अप्लीकेबल है। तो ऑल स्टेट्स एंड यूटीज आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। कोई भी इसमें हर स्टेट जो है, कोई भी स्टेट्स के अंदर सोलर पार्क लग सकता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकता है सोलर पार्क लगाने के लिए। और एक इंडिविजुअल सोलर पार्क की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो जो मिनिमम कैपेसिटी जो इन्विसेज किया गया था वो 500 मेगावाट का सोलर पार्क का इन्विसेज किया गया था। हालांकि बहुत सारे स्टेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच भी किया कि मेरे यहाँ भाई इतनी सारी लैंड, एक 500 मेगावाट के लिए मिनिमम 2000 से 2500 एकर्स की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक जगह इतना लैंड का मिल पाना बहुत ही चैलेंजेज है मेरे लिए, और नहीं है कंटिग्यूस लैंड इतना। तो इसमें छोटे सोलर पार्क भी सैंक्शन किया जाए। तो इस स्कीम में ये भी प्रोविज़न है कि छोटे सोलर पार्क भी सैंक्शन किए जा सकते हैं अगर अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर ये जस्टिफाई करे कि भाई मेरे यहाँ इतना लैंड अवेलेबल नहीं है और छोटे पार्क सैंक्शन किया है, तो उस बेसिस पर छोटे सोलर पार्क सैंक्शन किया जा सकते हैं। जैसे कि जितने हिली स्टेट्स हैं आपके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ आप ले सकते हैं।
अगर बड़े स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें, यूपी जैसे स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ भी इतना इजीली लैंड इतना अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एक जगह मिल पाना। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अगर है तो बुंदेलखंड रीजन में है, वहाँ पर हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, पार्क वाइज अगर डिस्कस करेंगे जो है, तो उसमें देख सकते हैं यूपी में बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पर भी पार्क डेवलप हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे पार्क भी सैंक्शन किए जा सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करती है कि भाई मेरे यहाँ लैंड जो है एक्यूट शॉर्टेज है और नहीं मिल सकता है, तो छोटे पार्क दिया जाए, और छोटे पार्क सैंक्शन किए भी गए हैं। इसमें इस टोटल जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो टोटल सब्सिडी के जो प्रोविज़न है वो है 8,100 करोड़, 8,100 करोड़ का प्रोविज़न है। और जो प्रेजेंट टाइमलाइन है, बेसिकली प्रेजेंट टाइमलाइन जो है सोलर पार्क को कंप्लीट करने का मार्च 2024 तक है। जब सेकेंड फेज लॉन्च किया गया था 2017 में 20,000 मेगावाट से 40,000 मेगावाट तक, तो उस समय जो टाइमलाइन का प्रोविज़न था मार्च 2020 तक का था। फिर बाद में मार्च 2020 से फिर रिवाइज करके फिर 2021 कर दिया गया था। फिर थर्ड डिवीजन है 2021 से फिर रिवाइज करके मार्च 2024 कर दिया गया है। और कंप्लीशन शेड्यूल ऑफ सोलर पार्क, इसका मतलब ये है कि कोई भी सोलर पार्क अगर सैंक्शन किया जाता है तो वो कितने दिन के अंदर, कितने टाइम के अंदर इस सोलर पार्क को डेवलप करना है। तो टोटल जो 24 मंथ्स है, अगर मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री जो है सैंक्शन करती है सोलर पार्क के लिए, तो सैंक्शन डेट जीरो डेट से स्टार्ट होकर के 24 मंथ्स के अंदर आपको सोलर पार्क कंप्लीट करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम, इसका मतलब ये है कि जो स्कीम है, जो सोलर पार्क की स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। वो ये इंश्योर करते हैं कि स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से सारी चीज़ें हों। और लैंड रिक्वायरमेंट से ये कि सोलर पार्क डेवलप करने के लिए जो स्कीम गाइडलाइंस में 5 एकर्स पर मेगावाट लिखा गया था, लेकिन जो स्कीम गाइडलाइन थी बेसिकली इनिशियल जो लॉन्च किया गया था 2014 में, दिसंबर 2014 में, उस समय 5 एकर्स पर मेगावाट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, क्योंकि उतने अभी पैनल की जो एफिशिएंसी थी, अब पैनल की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए अब लैंड की रिक्वायरमेंट अब 4 एकड़ से भी काफ़ी कम हो गया है। तो 4 to 5 एकर्स पर मेगावाट लैंड की रिक्वायरमेंट होती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर सच ए लार्ज ट्रैक्ट ऑफ कंटिग्यूअस लैंड विद एप्रोप्रिएट इंसुलेशन लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ गवर्नमेंट वेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल लैंड इन ऑर्डर टू स्पीड अप द एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस। आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। सोलर पावर पार्क डेवलपर, तो सोलर पावर पार्क डेवलपर्स होता क्या है? द पार्क डेवलपर आर डेजिग्नेटेड एज सोलर पावर पार्क डेवलपर। बेसिकली जो सोलर पार्क डेवलप करेगा, जो डेवलप कर रहेगा, तो उसको सोलर पावर पार्क डेवलपर्स का नाम यहाँ पर दिया गया। नॉर्मल क्लेचर जो यहाँ पर एसवीडी बोला गया है। और सोलर पार्क्स आर बीइंग डेवलप्ड इन 8 मोड्स, 8, अभी जो सोलर पार्क है टोटल 8 मोड में डेवलप किया सकता है। तो मोड है क्या चीज़, उसके बारे में अब समझ लेते हैं कि क्या होता है मोड। तो मोड बेसिकली इस स्कीम में जो है टोटल 8 मोड रखा गया है। तो जो मोड 1 है, तो मोड वन क्या चीज़, तो इसमें स्टेट डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें मोड 1 में क्या है कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, या तो अपने किसी नोडल एजेंसी को डिफाइन कर सकती है किसी को, या जो स्टेट्स के अपने जो PSUs हैं, या कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल बना करके सोलर पार्क डेवलप करा सकती है। तो मोड 1 बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी किसी एजेंसी को डिप्यूट करती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए, दैट इज़ द मोड 1। मोड 2 में स्टेट गवर्नमेंट किसी एजेंसी को डेवलप अगर डिफाइन करती है जो कि सेकी के साथ ज्वाइंट वेंचर में सोलर पार्क को डेवलप कर सके, दैट इज़ द मोड 2। मोड 3 में स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली सेकी को बोले कि नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सेकी जो है वो सोलर पार्क डेवलप कर सकती है, एज ए नोडल एजेंसी सेकी को डिफाइन कर दे, दैट इज़ द मोड 3। मोड 4 में मोड 4 प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स विद इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और इट्स एजेंसी बेस्ड ऑन द ओपन ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। तो मोड 4 बेसिकली प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के लिए है। तो इसमें ये दिया क्या, तो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर बना करके सोलर पार्क को डेवलप कर सकती है, या डायरेक्टली प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट कंपनीज को भी डिप्यूट कर सकते हैं सोलर पार्क डेवलप करने के लिए, दैट इज़ द मोड 4। तो मोड 4 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोड 4A एंड मोड 4B। आगे डिस्कस करेंगे मोड 4A में क्या है, मोड 4B में क्या है। मोड 5 में जो कोई भी CPSU डायरेक्ट मिनिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं सोलर पार्क डेवलप करने के लिए, जैसे कि सेकी, NTPC, NHPC। अगर उनके पास अगर लैंड है तो वो गवर्नमेंट को सीधे सीधे अप्रोच कर सकती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए।
इस मोड 5 में भी 3 मोड डिफाइन किए गए हैं, मोड 5A, 5B एंड 5C। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। मोड 6 में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, अब देखिए इससे पहले वाले जो वही मोड्स हैं उसमें CPSU छोड़ दिया तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर रहे थे। मोड 6 में ये बोला गया कि नहीं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट कंपनीज डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकती है सोलर पार्क के लिए, अगर उसको सब्सिडी पोर्शन नहीं चाहिए तो। अगर सब्सिडी नहीं चाहिए, उसके पास अगर लैंड है, तो मोड 6 में डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। मोड 7 में सेकी जो है एज ए सोलर पावर पार्क डेवलपर है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। आगे डिस्कस करेंगे मोड 7 में है क्या चीज़। मोड 8 में CPSUs, स्टेट PSUs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर सब्सिडीज आर द जॉइंट वेंचर। तो इसमें मोड 8 को और थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया। इसमें कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, या उनके बीच के ज्वाइंट वेंचर है, या कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो मोड 8 में सोलर पार्क डेवलप कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मोड 4 है, मोड 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मोड 4 एंड 4B। तो अगर मोड 4A है क्या चीज़, तो अगर मोड 4A में, मोड 4A ये है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर लैंड प्रोवाइड करती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर और बता दूँ, मोड 4 का जो प्रोविज़न है, इसमें प्राइवेट कंपनी को जो रिकमेंड करती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, वो एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ही डिफाइन कर सकती है। ऐसे नहीं कि किसी को नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं है। इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए प्रॉपर टेंडर निकालेगी, फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट कंपनीज को सिलेक्ट करेगी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अप्रोच कर सकती है सोलर पार्क सैंक्शन करने के लिए। अब उसमें कैसे क्या सिलेक्शन है, उसमें 2 पार्ट में डिफाइन किया गया है। मोड 4A बेसिकली क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है, और उस केस में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से जो प्राइवेट कंपनी SPVD जो है, उस केस में जो सोलर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए O&M चार्जेस डेवलपमेंट करने के लिए जो सिलेक्शन होगा वो बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू होगा। मोड 4B क्या है, मोड 4B में अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड नहीं करती है, उस केस में जो SPVD जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, गवर्नमेंट ऐसे बिडिंग्स निकालें कि लैंड भी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ले आएगा, प्लस जो डेवलपमेंट चार्जेज हैं सोलर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए और O&M चार्जेज हैं, तो वो टोटल जो भी मिनिमम चार्जेज जो लेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो उस केस में ये मोड 4B हो गया कि लैंड जो है SPVD जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वही प्रोवाइड करेगा, और टोटल जो पार्क डेवलप भी वही करेगा, लेकिन ये बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिफाइंड होगा मोड 4B में। तो ये मोड 4B समझ गए आप। मोड ऑफ 5 की बात करते हैं, तो मोड 5 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोड 5A, 5B और 5C। मोड 5A में क्या है कि अगर CPSUs हैं, उनके पास अगर अपना खुद का लैंड है या राइट ऑफ लीज पर ले रखा है, उस केस में वो पार्क जो है खुद ही डेवलप कर सकते हैं किसी EPC कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं सोलर पार्क के लिए। मोड 5B में अगर उनके पास लैंड है, लेकिन वो जो डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं वो खुद ना करके, अपने से ना करके, ये किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू अगर करवाना चाहते हैं, और ये बिडिंग के थ्रू आपको ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा। मोड 5C में क्या है कि अगर CPSUs के पास लैंड भी नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी एक सेम आप 4B की तरह हो गया कि आप इसमें जो है टेंडर निकालेंगे, लैंड भी जो है जो डेवलपर होगा वो लेके आएगा, और जो डिफाइन करेगा जो डेवलपमेंट जो सोलर पार्क डेवलप करने के लिए जो कॉस्ट है, O&M कॉस्ट है, सारा बताना पड़ेगा बिडिंग के थ्रू। उसके बाद 5C में सिलेक्शन के बाद CPSU जो है वो रिकमेंड कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू को सोलर पार्क सैंक्शन करने के लिए। अब मोड 6 में क्या है, मोड 6 में जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या प्राइवेट कंपनीज डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है अगर उनके पास 100% लैंड है तो, लेकिन उसके लिए कोई भी CFA इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा इसका। लेकिन ये कि अब कोई CFA नहीं मिलता है तो फिर क्यों सोलर पार्क का स्टेटस लेना चाहेंगे, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करेंगे सोलर पार्क के लिए। तो सोलर पार्क आगे देखेंगे, इसमें सोलर पार्क का स्टेटस मिलते ही इसमें आप कनेक्टिविटी और रेगुलेशन, कनेक्टिविटी और LTA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है यही है इसमें, विदाउट अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा, अगर उसको CFA नहीं मिल रहा है तो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मेन एडवांटेज यही है कि सोलर पार्क का स्टेटस मिलते ही वो CTU के पास कनेक्टिविटी और LTA के लिए अप्लाई कर सकता है एज ए SPVD। और मोड 7 में क्या है, मोड 7 में बेसिकली इसमें सेकी को बताया गया कि SPVD रहेगा, लेकिन इसमें सोलर पार्क जो है बेसिकली जो सोलर पार्क डेवलप जो भी करना है इसमें,
तो सोलर पार्क इसमें कुछ भी डेवलप नहीं किया जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है लैंड आइडेंटिफाई करेगा और जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर है उनको फैसिलिटेट करेगा। इसमें जो जितना टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट है सारा एक्सटर्नल ट्रांसमिशन के लिए चला जाएगा। सब स्टेशन बनाना होगा। इसमें सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर खुद ही अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेगा और जो सब स्टेशन होगा, तो बेसिकली एक पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड की जा रही है इसमें। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट जो फैसिलिटेट करेगा लैंड एक्विजिशन के लिए, लैंड दिलाने के लिए, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को 2 पैसा पर यूनिट मिलेगा अगर वहाँ से पार्क अगर आता है तो। अब हम बात करते हैं कि एसपीपीडी जो सोलर पावर पार्क डेवलपर जो सोलर पार्क डेवलप कर रहा है उसका क्या रोल है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया आप उसे समझ ही गए होंगे। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द सोलर पार्क एज डिफाइंड इन द स्कीम इज द सोलर पावर पार्क डेवलपर। जो भी सोलर पार्क डेवलप कर रहा है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डेवलप कर रही है सोलर पार्क, उसको यहाँ पर एसपीपीडी बोला गया, सोलर पावर पार्क डेवलपर। और जो सोलर पावर पार्क डेवलपर एसपीपीडी स्टार्ट विद एक्वायरिंग द लैंड फॉर द पार्क, क्लीनिंग इट, लेवलिंग इट wherever considerable desirable and allocating the plots for individual projects। जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर हैं उनको फिर फर्दर जो है लैंड प्लॉट हैंडओवर करेगा। उसके बाद एसपीपीडी ऑन बिहाफ ऑफ सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए अप्लाई करेगा एज पर द सीआरसी रेगुलेशन नोटिफाइड ऑन 15 मई 2015। अगर आप इस सीआरसी रेगुलेशन आप चेक करेंगे आप, तो स्पेशली ये मॉडिफाई किया गया था, अमेंडमेंट लाया गया था कि कनेक्टिविटी और जो एलटीए है उसमें एसपीपीडी सोलर पावर पार्क डेवलपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एसपीडीज। द एसपीपीडी द सोलर पावर पार्क डेवलपर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द इंटरनल ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑन बिहाफ ऑफ द सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर। दिस नेटवर्क विल कनेक्ट विद द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISCS और स्टेट ट्रांसमिशन। पावर इवैक्यूएशन के लिए सोलर प्रोजेक्ट से जो पावर निकलेगी उसको पावर इवैक्यूएशन के लिए इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसमिशन है वो एसपीपीडी रिस्पॉन्सिबल होगा क्रिएट करने के लिए, लगाने के लिए। आगे और डिस्कस करते हैं। द ट्रांसमिशन नेटवर्क विद इन द सोलर पार्क विल कैप्टिव डेडिकेटेड ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर द सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर ऑफ द पार्क। ये बेसिकली क्या है कि अगर सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर है, तो सोलर प्रोजेक्ट से जो पुलिंग स्टेशन है पार्क के अंदर, वहाँ से जो ट्रांसमिशन, वहाँ से जो आप इवैक्यूएट करना है अपने सोलर प्रोजेक्ट से जो पुलिंग स्टेशन तक ले जाना है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि सोलर पावर पार्क डेवलपर की। आप समझिए इस चीज़ को। सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि पार्क के अंदर एक पूलिंग स्टेशन बनाएगा, फिर पूलिंग स्टेशन से जो नियरेस्ट सब स्टेशन है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेगा। ये सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सोलर प्रोजेक्ट से लेकर के पूलिंग स्टेशन तक, आप समझ, एक प्रोजेक्ट से लेकर के जो पूलिंग स्टेशन पर कनेक्ट करना है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तो ये इसमें यही बताया हुआ है। और जिसमें जो नेक्स्ट बताया कि सोलर पार्क जो अगर बन जाता है चाहे जो भी है, तो 25 साल तक पूरा उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोलर पावर पार्क डेवलपर की है। और 25 साल का लाइफ ये है कि जो सोलर प्रोजेक्ट्स की जो लाइफ होती है वही 25 साल के लिए होती है, इसलिए 25 साल का दिया हुआ है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या डिफाइन किया गया है, जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें क्या इसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब ये है कि आपको ये करना ही करना है। एक तो ये है कि एक्विजिशन ऑफ लैंड आपको पहले से एक्वायर करना पड़ेगा। जो भी लैंड रिलेटेड क्लियरेंसेस हैं आपको लेने पड़ेंगे, एडवांस में सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। लैंड की प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, आपको अप्रोच रोड डेवलप करना पड़ेगा सोलर पार्क तक। और हर प्लॉट के अंदर, मतलब सोलर पार्क तक अप्रोच रोड सोलर पार्क में, प्लस सोलर पार्क के अंदर जो प्लॉट है उसको जैसे हम लोग एक्सेस रोड बोलते हैं वो भी आपको बनाना पड़ेगा। डेवलपिंग इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम एंड मेंटेनिंग इट। ऑब्वियसली अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि जो पोलिंग स्टेशन है, पुलिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा, पुलिंग स्टेशन से जो नियर सब स्टेशन वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो आपको इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेकिंग अरेंजमेंट टू कनेक्ट टू द ग्रिड। पुलिंग स्टेशन से आपको जो नियर सब स्टेशन वो कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कनेक्टिविटी और लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आप लेंगे या तो CTU या STU, जो भी जो सब स्टेशन है जो उसका ओनर है उसके हिसाब से। फ्लड मिटिगेशन मेजर्स, आपको अगर ऐसी साइट है कि वहाँ पर फ्लड के अगर चांसेस हैं तो उसके लिए उसके मिटिगेशन के लिए क्या आप अप्रोच ले सकते हैं वो आपको करना पड़ेगा। आपको ड्रेनेज बनाना पड़ेगा, फ्लड डिस्चार्ज के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो सबको आपको करना पड़ेगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी SPPDs की है। रिक्वायर्ड पावर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो उस समय आपको पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी जो अरेंजमेंट है वो SPPDs ही करता है।
टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, प्लस वाटर सप्लाई का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें डिफाइन किया गया क्लियरली स्कीम में कि मिनिमम जो वाटर क्वालिटी जो वाटर है आपको 5 to 6 किलो लीटर पर मेगावाट पर वास्ट, क्योंकि एक सोलर प्रोजेक्ट लग जाता है तो उसके बाद पैनल क्लीनिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो जो वाटर फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना है वो सोलर पावर पार्क डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन एवरी 50 मेगावाट द एसपीपीडी विल प्रोवाइड वन वाटर पॉइंट एंड फर्दर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड विल बी डेवलप्ड बाय द एसपीडी। हर 50 मेगावाट के ऊपर आपको एक वाटर के पॉइंट्स देने पड़ेंगे, लेकिन 50 मेगावाट के अंदर जो फिर आपको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पैनल वाइज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर की रहेगी, ना कि एसपीपीडी की। और अब हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इस स्कीम में। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो लैंड जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट होता है। और एक सोलर प्रोजेक्ट से सोलर पार्क की अगर हम लोग बात करें तो लैंड बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, और लैंड भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तो लैंड फॉर सेटिंग ऑफ द सोलर पार्क विल बी आइडेंटिफाइड द स्टेट गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई करती है, अनलेस द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैज इट्स ओन लैंड। अगर कोई भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी उसके पास अगर लैंड है तो ठीक है, नहीं है तो अदरवाइज वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करता है कि भाई मुझे लैंड दिया जाए। In order to provide for such a large tract of contiguous land with appropriate insulation level, the state government may prioritize the use of government waste non-agricultural land in order to speed up the acquisition process. स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो गवर्नमेंट लैंड है और जो यूजेबल नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वो इस सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर पार्क के लिए यूज किया जाए और इंसुलेशन लेवल भी अच्छा हो। तो प्लस स्टेट गवर्नमेंट की ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट आउटसाइड द पार्क। अब ऐसा नहीं है कि पार्क है एक आइसोलेटेड जगह बना देंगे तो वहाँ पर प्रोजेक्ट जाकर कोई लगा लेगा, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट आउटसाइड द सोलर पार्क सच एज कनेक्टिंग रोड, प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू मेक द पार्क फंक्शनल विल बी द सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप जो मोड की अगर बात कर रहे थे उसमें, तो आप देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट विल प्रपोज सोलर पार्क अंडर द स्कीम इंक्लूडिंग प्राइवेट सोलर पार्क्स। आप मोड 6 और मोड 6 और मोड एक और मोड है मोड 6 और मोड 5 और मोड 6 का अगर हम लोग छोड़ दें, इसके अलावा हर मोड्स में अगर देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है। मोड 5 जो है बेसिकली उस CPSUs के लिए स्पेशली बनाया गया मोड है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ भी अपडेट कर दूँ, जो इनिशियल जो स्कीम लॉन्च की गई तो 2014 में, फिर उसके बाद इस टारगेट जो रिवाइज कर दिया गया था 2017 में, उस स्कीम गाइडलाइंस में केवल 4 ही मोड थे, मोड 1 to मोड 4। उसमें क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट का ही केवल रोल था कि स्टेट गवर्नमेंट ही प्रपोजल फॉरवर्ड करती थी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी स्टेट गवर्नमेंट ही डिफाइन करती थी। उसके बाद फर्दर 4 और मोड इंट्रोड्यूस किए गए थे, मोड 5 to मोड 8। तो मोड 5 जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो CPSUs के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि CPSUs के पास अगर लैंड है तो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। मोड 6 में भी यही था, कोई प्राइवेट इंटरप्रेनर्स है उसके पास 100% लैंड है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विदाउट CFA अप्रोच कर सकती है। मोड 7 जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो पावर इवेक्यूएशन को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए कि बहुत ये चैलेंजेज हैं प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर पार्क आने के लिए, तो इसलिए इम्फेसिस किया गया था कि पावर इवेक्यूएशन के लिए तो मोड 7 इंट्रोड्यूस किया गया था। और मोड 8 जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो बेसिकली टोटल पैसा अब आगे देखेंगे, टोटल CFA जो है मोड 8 में पार्क डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मोड 5 और मोड 6 को छोड़ दिया जाए तो सारे जो प्रपोजल्स हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ही आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिफाइन करती है और सोलर पार्क भी प्रपोज करती है। द स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो डिसाइड द सोलर, जैसे कि मैंने बताया। और इसमें एक और भी दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑब्लिगेशन टू परचेज पावर। ये बेसिकली क्या है कि जो 2014 में लॉन्च किया गया था स्कीम, तो उस स्कीम में क्लियरली लिखा गया था कि जो सोलर पार्क अगर स्टेट्स में अगर आ रहा है तो उसका एटलीस्ट 20% जो उस सोलर पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट पावर परचेज करेगी। फिर बाद में इस क्लॉज को फिर रिलैक्स कर दिया गया था और फिर बाद में इस कंडीशन को हटा भी दिया गया था। अब कोई भी सोलर पार्क अगर किसी स्टेट्स में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पर ये कमिटमेंट नहीं बनता है कि उस पार्क से 20% पावर लिया जाए। और हम बात करते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सोलर पार्क स्कीम की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी
पार्क की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सोलर पावर डेवलपर बोला जाता है और स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सेकी है। और सेकी जो है कोई भी अगर सोलर पार्क डेवलप करना चाहता है तो सेकी को भी डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। सेकी प्रपोजल को विद देयर रिकमेंडेशन वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करती है। फिर सोलर पार्क के लिए एक डीपीआर भी बनाना पड़ती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उस डीपीआर की जो वेटिंग है वो सेकी करती है। और फर्दर जो सोलर पार्क डेवलपर जो है उनको जो सब्सिडी या जो सीएफए जो है सेकी के थ्रू ही डिसबर्स किया जाता है एज पर गिवन माइलस्टोन, और जिसके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, साइट का वेरिफिकेशन सब सेकी के पार्ट पे है। और मॉनिटरिंग भी जो है सेकी करती है, पार्क का क्या स्टेटस है, पार्क अभी किस फेज़ में है और कैसे चल रहा है। और ये मॉनिटरिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को टाइम टू टाइम सबमिट भी करती है। तो इन सब सारी एक्टिविटीज़ के लिए सेकी को एक 1% ऑफ द फंड हैंडलिंग चार्ज दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी फंड डिस्पर्स किया जाता है उसका 1% सेकी को दिया जाता है इस सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और फैसिलिटीज़ क्या दी जाती है सोलर पार्क के अंदर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी रखी है, फिर मैं बस जस्ट आपको अपडेट कर देता हूँ। द फैसिलिटीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई एसपीपीडीज इन अ सेंट्रल वन स्टॉप शॉप सिंगल विंडो फॉर्मेट, मेकिंग इट ईजियर फॉर इन्वेस्टर टू इम्प्लीमेंट देयर प्रोजेक्ट्स विद इन द पार्क इन अ सिग्निफिकेंटली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट आउटसाइड द पार्क विच वुड हैव टू ऑब्टेन दिस सर्विसेज इंडिविजुअली। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर सोलर पार्क में प्रोजेक्ट्स लगाते हैं तो आप हैसल फ्री हैं और कम टाइम में प्रोजेक्ट्स लग सकता है, क्योंकि आपको लैंड और पावर इवैक्यूएशन के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप आउटसाइड सोलर पार्क्स लगाते हैं तो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो जो फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ में क्या क्या है, एक तो लैंड अप्रूव फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स एंड नेसेसरी परमिशन, ऑलरेडी आपको लैंड मिल जाता है विद अप्रूवल्स, जो भी अगर परमिशन चाहिए वो ऑलरेडी है। रोड कनेक्टिविटी ईच प्लॉट ऑफ द लैंड, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रनिंग ऑफ द पावर प्लांट्स एंड डीमिनरलाइजेशन प्लांट्स, फ्लड मिटिगेशन इशूज जो भी है ऑलरेडी उसको इंटरनल जो फ्लड डिस्चार्ज या इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम बताना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पावर, अगर आप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उसके लिए एसपीडीज प्रोवाइड करता है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, पुलिंग स्टेशन बनाता है एसपीडी, फिर वहाँ से पावर इवैक्यूएट करने के लिए जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वो कनेक्ट करता है। हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर बेसिक मैन पावर, पार्किंग, वेयर हाउस एक्सेट्रा, तो ये सब सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो है सोलर पार्क के अंदर सब होती हैं। और लेकिन अब सोलर पार्क का फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है, तो आप सोलर पार्क अगर डेवलप किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि सोलर पार्क डेवलप करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं आती है, कॉस्ट तो आती है। तो फिर कॉस्ट कितनी आती है और फिर उसका रिकवरी कैसे हो सकता है, उसका फाइनेंशियल मॉडल क्या बन सकता है। तो अगर अभी जस्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सोलर पार्क में बेसिकली एक तो मेजर लैंड हो गया, लैंड आपको एक्वायर करना पड़ेगा या तो लीज पर लेना पड़ेगा सोलर पावर पार्क डेवलपर को। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि रोड, वाटर फैसिलिटी, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सब ट्रांसमिशन, ये सब सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट बनता है, इसको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। प्लस आपको 25 साल तक सोलर पार्क को मेंटेन भी करना पड़ेगा, वो भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी है आपको, जिसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। तो ये सब सारी जो भी है ये टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लस O&M कॉस्ट। इसका जो रिकवरी है, तो रिकवरी बेसिकली जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर है, जो सोलर पार्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, तो ये जो रिकवरी है उनसे की जाती है। और अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 500 मेगावाट का सोलर पार्क है और 500 मेगावाट का सोलर पार्क के लिए मान लीजिए जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट आता है 100 करोड़ है। तो 100 करोड़ अगर आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका रिकवरी ये सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर से करेगा। लेकिन 100 करोड़ को अगर डिफाइन करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से सब्सिडी भी मिलेगी, तो एक सब्सिडी पार्ट हो गया। प्लस आप जो सोलर पावर पार्क डेवलपर उसको अपनी इक्विटी भी लगानी पड़ेगी और बैलेंस पैसा वो लोन भी ले सकता है। तो ये बेसिकली ये अपना अरेंजमेंट है। इसके बाद लेकिन रिकवरी कैसे करेगा, तो रिकवरी करने के लिए बेसिकली इसमें दिया हुआ 3 पोर्शन होता है। एक तो ये कि डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको अपफ्रंट चार्जेज बोलते हैं पर मेगावाट बेसिस पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट मान लीजिए 500 मेगावाट के लिए 100 करोड़ आ रहा है, तो उसमें से MNRE की जो सब्सिडी है वो हटा करके डिवाइड बाई अगर कैपेसिटी कर देते हैं तो पर मेगावाट कॉस्ट निकल गया था। मान लीजिए सब्सिडी 20 करोड़ है 500 मेगावाट के लिए, टोटल अगर 20 लाख ही ले लेते हैं अगर हम लोग, तो 20 लाख के हिसाब से 10 करोड़ बनता है। तो 100 करोड़ माइनस 10 करोड़ तो टोटल 90 करोड़ आ गया। तो 90 करोड़ डिवाइडेड बाई 500, तो ये आपका अपफ्रंट चार्जेज हो गया अप्रॉक्सीमेटली। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं,
ऐसा नहीं है। इसमें इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना लिया जा रहा है, डेप्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, तो उन सब चीज़ों से पूरा टोटल आपका बनेगा। लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए, तो ये अपफ्रंट चार्जेज हो गए जो कि सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर आपको देगा, अपफ्रंट चार्जेज। आप एनुअल O&M चार्जेज भी लेंगे आपको, क्योंकि सोलर पार्क आपको 25 साल तक के लिए मेंटेन भी करना पड़ेगा। आपको जो पूलिंग स्टेशन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी जो बेसिक हैं, आपको मैन पावर है, और सिक्योरिटी है, और बाउंड्री है, और भी जो रोड है, ये सब मेंटेन करने के लिए जो है आपको एनुअल बेसिस पे आपको O&M चार्जेज भी सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर से आप चार्ज कर सकते हैं। और लैंड जब आप हैंडओवर सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर को आप जब लैंड देंगे, तो उसको या तो आप लैंड सेल कर सकते हैं, या तो आप लीज पे, अगर आपने लीज पे लिया तो सब लीज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, उस हिसाब से आप लैंड के लिए चार्जेस लेंगे। तो ये बेसिकली 3 मॉडल दिया हुआ है सोलर प्रोजेक्ट से सोलर प्रोजेक्ट से 3 पोर्शन दिया हुआ है सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर से रिकवरी मॉडल। अब हम CFA की बात करते हैं। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस सोलर पार्क स्कीम के अंतर्गत। तो बेसिकली इसमें 2 है। एक तो ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, ग्रांट दिया जाता है। दूसरा, पार्क डेवलप करने के लिए फिर CFA प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर हम लोग DPR की बात करते हैं, तो DPR के लिए टोटल अब तक 25 लाख तक का प्रोविज़न है इसमें, और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर 100 मेगावाट का सोलर पार्क है तो उस केस में आपको 10 लाख मिलेगा, अप टू 10 लाख मिलेगा। और 100 मेगावाट से लेकर के 500 मेगावाट तक अगर सोलर पार्क है तो उस केस में आपको 15 लाख मिलेगा। और 500 मेगावाट से अगर ऊपर का सोलर पार्क है तो उस केस में आपको DPR बनाने के लिए 25 लाख तक अमाउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं सोलर पार्क में। तो सोलर पार्क डेवलप करने के लिए टोटल 20 लाख पर मेगावाट रखा गया है, या 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये जो पार्क जो टोटल है, इसमें सोलर पार्क डेवलपमेंट प्लस एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम, ये दोनों के लिए इसमें CFA पोर्शन है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर दूँ कि इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम और एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम बेसिकली जो सोलर पावर पार्क डेवलपर SPPD जो है, पार्क के अंदर जो पूलिंग स्टेशन बनाता है, और पूलिंग स्टेशन से जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ कनेक्ट करता है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम। लेकिन जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन उससे फर्दर वाली जो एक्टिविटी है वो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो अगर सोलर पार्क अगर कहीं भी आ रहा है तो उसके लिए एक सब स्टेशन ही बनाना पड़ेगा, या हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग सब स्टेशन हो तो उसको स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ सकती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ सकती है। तो जो सब स्टेशन या जो आगे का फर्दर जो पोर्शन है, वो जो एक्टिविटी है एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम का पोर्शन, उसको एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पर जो MNRE की जो सब्सिडी है सोलर पार्क के लिए, वो इंटरनल सोलर पावर पार्क डेवलप करने के लिए, जिसमें कि इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम उसके लिए प्रोवाइड की जाती है, प्लस जो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मोड 1 से लेकर के मोड 5 तक है, तो उसमें CFA का जो प्रोविज़न है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 60-40 के रेशियो में। तो जो 20 लाख का जो 60 रेशियो है वो आपका 12 लाख पर मेगावाट आता है, और जो 40% है वो आपका 8 लाख पर मेगावाट आता है। तो जो 60% मतलब 12 लाख पर मेगावाट है, सोलर पावर पार्क डेवलपमेंट करने के लिए इसमें दिया जाता है, जिसमें कि इंटरनल इवैक्यूएशन सिस्टम भी, आपका इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम भी डिफाइंड है। और जो 8 लाख पर मेगावाट है वो आपको एक्सटर्नल मतलब सब स्टेशन या उससे फर्दर अगर लाइन स्ट्रेंथनिंग करनी है उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो पोर्शन है बेसिकली जो एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम का जो पोर्शन है वो या तो CTU करेगा, या तो स्टेट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का सब स्टेशन है तो STU करेगा, तो उसको प्रोवाइड किया जाता है। मोड 6 में कोई भी CFA प्रोविजन नहीं है। मोड 7 में जो टोटल जो CFA अमाउंट है वो टोटल एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी पार्क डेवलप नहीं किया जाता, लेकिन पार्क के नाम पर यह है कि एक एरिया आपको आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। उस एरिया के पास में जो भी जो डिमार्केट किया जाएगा उसके पास में ही अलग से एक ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये टोटल ट्रांसमिशन सिस्टम जो सब स्टेशन बनाया जाएगा या फर्दर ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा, तो उसके लिए टोटल जो अमाउंट है CFA पोर्शन 20 लाख पर मेगावाट मोड 7 में दिया जाएगा। और मोड 8 में जस्ट उसका अपोजिट हो गया। मोड 8 में सोलर पावर पार्क डेवलप करने के लिए इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टोटल अमाउंट जो CFA है 20 लाख पर मेगावाट वो टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप समझ गए ना, मोड 1 से लेकर के मोड 5 तक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए CFA जाएगा। मोड 6 में कोई भी CFA नहीं मिलेगा। मोड 7 में टोटल CFA आपका एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए दिया जाएगा। और मोड 8 में जो टोटल CFA है वो इंटरनल पार्क डेवलप करने के लिए, इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें क्या माइलस्टोन डिफाइन किया गया, ऐसा नहीं कि टोटल या तो एडवांस दिया जाता है या कैसे देता है, तो इसमें माइलस्टोन डिफाइन किया गया, एक्टिविटी वाइज CFA प्रोवाइड किया था। अगर सोलर पावर पार्क डेवलपर है, सोलर पार्क डेवलप करना है
और इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके लिए यहाँ पर 5 माइलस्टोन डिफाइन किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अगर आप लैंड एक्वायर कर लेते हैं एटलीस्ट 50%, अगर आपको मिनिमम 50% लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेकी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मुझे रिलीज़ किया जाए, तो टोटल CFA का 20% रिलीज़ किया जाएगा। फाइनेंशियल क्लोजर करते हैं। फाइनेंशियल क्लोजर से मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 500 मेगावाट का सोलर पार्क है और इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 100 करोड़ आ रही है, तो 100 करोड़ का 90% आपने अरेंजमेंट कर लिया क्या, आइदर इक्विटी या तो लोन का पोर्सन या MNRE की सब्सिडी, इन सबको मिला करके आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने 90% अरेंजमेंट कर लिया। दैट इज़ द कॉल्ड एज ए फाइनेंशियल क्लोजर। तो आप फाइनेंशियल क्लोजर अगर शो करते हैं तो उस केस में आपको 20% फिर दिया जाता है, और आप पुलिंग स्टेशन के लिए अगर अवार्ड कर देते हैं उस केस में आपको 20% फर्दर दिया जाएगा, और आपका पुलिंग स्टेशन के लिए मटेरियल अगर आ जाता है तो उस केस में 25% और दिया जाएगा, और सारी एक्टिविटी आप कंप्लीट कर लेंगे सोलर पार्क इंक्लूडिंग पुलिंग स्टेशन, उस केस में जो लास्ट माइलस्टोन है दैट इज द 15% वो आपको दिया जाएगा। तो जो लास्ट माइलस्टोन है इसका मतलब ये कि पार्क आपका कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो है पार्क डेवलप करने के लिए सोलर पावर पार्क डेवलपर को 5 माइलस्टोन के हिसाब से ये CFA प्रोवाइड की जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोड 1 से लेकर के मोड 5 तक प्लस मोड 7 में जो STU होते हैं या CTU होते हैं, एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए भी CFA प्रोवाइड की जाती है, और उसके लिए भी 3 माइलस्टोन हैं इसमें। अगर आप अगर अवार्ड करते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, अगर सब स्टेशन अगर मान लीजिए और नया सब स्टेशन बनाना है या सब स्टेशन को और स्ट्रेंथन करना है, ट्रांसमिशन लाइन को और स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए जो भी आप अवार्ड करते हैं उसका 50% जो है CFA का 50% आपको डिस्पर्स किया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल एट साइट एंड वेरिफिकेशन बाई सेकी, अगर आपका मटेरियल जो है अगर आ जाता है साइट पर, उस केस में 20% दिया जाएगा, और आप सक्सेसफुल कमीशन कर लेते हैं तो उस केस में आपको जो बैलेंस है 30% वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब ट्रांसमिशन एंड इवैक्यूएशन ऑफ पावर ऑलरेडी मैंने आपको क्लियरली बताया रखा है इसमें। इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ट्रांसमिशन और इवैक्यूएशन ऑफ पावर को, इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम और एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम। इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम जो है बेसिकली वो SPVD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा कि पूलिंग स्टेशन बनाना और पूलिंग स्टेशन से जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वहाँ पर कनेक्ट करना, ये SPVD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्रोजेक्ट से जो अगर इंडिविजुअल प्लॉट है वहाँ पर अगर सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर है, SPD जो है, उस प्रोजेक्ट से जो पूलिंग स्टेशन को कनेक्ट करता है उसकी वो SPD की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये इंटरनल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया। और एक्सटर्नल ट्रांसमिशन जो है पार्क के पास में जो अगर सब स्टेशन है तो वो CTU और STU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप अ सब स्टेशन नियर बाई द सोलर पार्क टू द टेक पावर फ्रॉम द 1 और मोर पूलिंग स्टेशन विल लाई विद द CTU और STU, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रपोजल है बेसिकली ये प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट पूरी लूप में होती है, इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो CTU की रहेगी या तो STU की रहेगी। सेटिंग अप अ सब स्टेशन नियर बाय द सोलर पार्क एंड क्रिएशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन टू कनेक्ट द विद द एक्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ CTU द टर्म द एक्सटर्नल ट्रांसमिशन सिस्टम, मैंने आपको बता ही दिया। ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ये क्या है? तो सोलर पार्क जो है, तो ऐसा नहीं कि सोलर पार्क के अंदर केवल सोलर प्रोजेक्ट्स ही आ सकते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, अदर रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि विंड, बायोमास, ये सब भी सोलर पार्क के अंदर आ सकते हैं अगर फिजिबल है तो। और यहाँ तक कि जो CSP जो है, CSP टेक्नोलॉजी जो है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर जो है, CSP टेक्नोलॉजी में ऑल्सो कम अप इन दीज पार्क्स विद अप टू 15% ऑफ द ऑक्सिलरी फ्यूल एज ए गैस और बायोमास। और सोलर पार्क के अंदर जो है सोलर प्रोजेक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी सेटअप की जा सकती है, और जो सोलर पैनल्स के लिए और भी जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो भी अगर पार्क के अंदर सेटअप किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सोलर पार्क का नाम दिया गया है लेकिन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ सकती है, विंड, बायोमास, इन सब के सोलर प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, मतलब विंड प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं, बायोमास प्रोजेक्ट्स भी आ सकते हैं। और अब टाइमलाइन क्या डिफाइन किया गया है सोलर पार्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें जो इनिशियल जो स्कीम की अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं तो स्कीम की टाइमलाइन जो है पहले मार्च 2020 तक था आफ्टर फेज़ 2, बाद में इसको एक्सटेंड करके मार्च 2024 कर दिया गया है। और अगर सोलर पार्क अगर कोई मिनिस्ट्री जो है सोलर पार्क सेंक्शन करती है तो आपको 24 मंथ्स के अंदर सोलर पार्क को कंप्लीट करना पड़ता है। और उसी क्या माइलस्टोन दी गई आप देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है तो वो 0 डेट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपको 4 महीने के अंदर DPR सबमिट करनी पड़ती है, फिर आपको 50% लैंड जो है 0 डेट से लेकर के 8 महीने के अंदर फिर आपको एक्वायर करना पड़ता है, फाइनेंशियल क्लोजर दिखाना पड़ता है आपको 11 महीने के अंदर,
अवार्ड ऑफ वर्क फॉर पूलिंग स्टेशन आपको 0 डेट से 14 महीने के अंदर आपको अवार्ड करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल ऑन साइट फॉर पूलिंग स्टेशन, अगर मटेरियल जो है आपको 17 महीने के अंदर आ जाएगा। और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पूलिंग स्टेशन एंड लैंड डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली टोटल सोलर पार्क का जो है टोटल कंप्लीट जो है 24 मंथ के अंदर करना पड़ेगा। इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की भी बात की गई है, EIA। तो प्रोविजन ऑफ EIA नोटिफिकेशन 2006 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सोलर PV पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सोलर PV प्रोजेक्ट्स पर जो EIA का नोटिफिकेशन 2006 एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जो सोलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स सब्जेक्ट टू सच प्रोजेक्ट्स फॉलोइंग द इन्वायरमेंट एंड स्टैट्यूटरी स्टेपुलेशन एज पर MOEF OM डेटेड 30 जून 2000 एप्लीकेबल। जो MOEF का जो OM है आपका 30 जून 2000 वो इसमें एप्लीकेबल हो। और उसमें OM में क्या लिखा हुआ है, OM में ये लिखा है कि द डिस्पोजल ऑफ PV सेल अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016। जो सोलर पैनल है बेसिकली, सोलर पैनल ये आपका इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट माना जाता है, इसलिए आपको ये वाला जो प्रोविज़न है आपको इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, तो आप इसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल का सिस्टम आपको करना पड़ेगा। ये एप्लीकेबल होगा जो भी सोलर प्रोजेक्ट सोलर पार्क के अंदर लग रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बाद जो सोलर पार्क अगर डेवलप करते हैं तो लैंड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क सेल अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ वाटर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड एयर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। ये एप्लीकेबल होगा। और ये आप फोटो देख सकते हैं सोलर पार्क का, यहाँ पर कि ये भादला में है ये सोलर पार्क उसका है। यहाँ पर देखिए कि कितने सोलर प्रोजेक्ट्स आपको ऊपर से दिख रहे हैं ये, और इसे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि सोलर पार्क कैसा होता है। एक सोलर पार्क के अंदर ये सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सोलर पार्क के में जो भी सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं, कौन कौन से सोलर पार्क्स हैं और क्या उनका स्टेटस है, उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर आपसे मिलते हैं। होप आपको मेरा सोलर पार्क स्कीम के ऊपर ये बनाया वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर सही लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।